बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और मईशत और मैं हूं असद काजी। नाज़रीन, मैं अपने हर प्रोग्राम में यही कहता हूं कि सियासी इस्तेहकाम लाए बगैर से मुआशी इस्तेहकाम नहीं लाया जा सकता। और इस वक्त शहरी इक़्तिदार में सदारती निज़ाम की बाज़ गश्त है और मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर सादिक अली साहब हैं। ये बड़े अरसे से सदारती निज़ाम के लिए लॉबिंग कर रहे हैं और उसके लिए तरगदो भी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने रिट दायर की हुई है, लेकिन मेरा ख्याल है अब इनकी सुनी गई है और फील्ड मार्शल साहब ने कुछ साथियों से मुलाकात में ये वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ अपनाया है कि मैं नए सूबे भी बनाऊंगा और सदारती निज़ाम भी हम लाने जा रहे हैं। अब देखते हैं ये सदारती निज़ाम किस तरह लाया जा सकता है। दूसरी एक चीज़ उन्होंने बात कही थी कि रेफरेंडम के ज़रिए लाया जा सके तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन अगर पार्लियामेंट से हो जाता है और नई आईनी तरमीम भी अगर ये सदारती निज़ाम नाफिज हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो फिर मुझे और तरीका अपनाना पड़ेगा। तो क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? वैसे तो आप मशवरा दे सकते हैं क्योंकि आप एक अरसे से सदारती निज़ाम के लिए कोशिशें कर रहे थे, तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं आपकी सुनी गई है और आप ये समझते थे कि पाकिस्तान के मसाइल की जड़ यही पार्लिमानी निज़ाम है। और बानिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कहा था कि ये जो पार्लिमानी निज़ाम है ये पाकिस्तान के लिए ज़हर कातिल है और ये साबित हुआ। हमें 80 साल लगे हमें ये समझने के लिए कि हमारा दुश्मन कौन सा निज़ाम है और अब उसको हम बदलने जा रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया असद भाई कि आपने फिर मुझे याद फरमाया। देखिए, मैं क्योंकि मेरा ताल्लुक बड़ा अजीब सा है। मैं तदरीस से भी ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन मैं फौजी भी हूँ। मैं वॉलंटियर करके एज अ मेजर मैं वॉलंटियर करके जंग लड़ने गया था। तो कारगिल सेक्टर में मैं पोस्टेड था। वहां पे मैं जख्मी हो गया। उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई की तरफ जुस्तजू की। तो जो कोर्सेज उसके बाद मैंने किए, जैसे मास्टर्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग वगैरह, तो उसका जो मास्टर्स थीसिस था वो 2003 में जो मैंने लिखा, वो 10 साल के बाद, क्योंकि मेरे साथ चाइनीज स्टूडेंट्स थे 5-6, तो वो चाइनीज जो है वो जितना भी थीसिस दुनिया भर में होता है, तो जहां भी चाइनीज होते हैं उस सब्जेक्ट के कॉपीज करके वापस चाइना लाते हैं। ये है उनकी मुल्क के साथ वफादारी। और फिर वो उसको स्टडी करते हैं। 10 साल उन्होंने उसको स्टडी किया और 10 साल के बाद 2013 में जो उन्होंने सीपेक लॉन्च किया है, वो मेरे मास्टर्स थीसिस की कॉपी है जो मैंने 2003 में लिखा था। माशाल्लाह। और अलमिया ये है कि मैंने सितंबर 2003 में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को जब प्रेजेंटेशन दी, तो मुझसे सवाल ये पूछा गया कि आपने तो कभी जो है वो रेलवे में सर्व नहीं किया, तो आपको कैसे पता रेलवे ठीक कैसे होगी। तो हमारे यहाँ अलमिया ये है कि अगर आप कोई मशवरा देते हैं तो लोग आपके ऊपर उंगलियां इस बात पे उठाते हैं कि आपने मशवरा क्यों दिया है। सही। आपकी काबिलियत अच्छा, क्या है, आपकी सलाहियत क्या है? अच्छा, हमसे काबिलियत वो लोग पूछते हैं जिनकी अपनी डिग्रीज जाली हैं। सही। देखिए ना, पाकिस्तान को मोहम्मद अली जिन्ना की डिग्री जाली नहीं थी। जिस बिल्कुल आदमी की डिग्री जाली नहीं होगी, वो उसका इल्म उसको मुस्तकबिल में देखने की सलाहियत देता है। बिल्कुल, मोहम्मद अली दूरंदेश जिन्ना होता है की वो। हाँ, क्योंकि देखिए इल्म की खूबसूरती यही है कि वो मुस्तकबिल में देखने की सलाहियत देता है। मैं जब नहीं सर, आज इंडियन 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 मुसलमान ये मानने को तैयार हैं कि कायद-ए-आज़म ने दो कौमी नजरिया उस वक्त सोचा समझा और इस पाकिस्तान की बुनियाद रखी उस दो कौमी नजरिए। और आज हम तो उसी वजह से आज 14 अगस्त मना रहे हैं और आजादी मनाते हैं ना। ये एग्जैक्टली दूरंदेशी थी उनकी। देखिए, उन्होंने बड़ी आसान सा एक तजर्बा किया। जब लोगों ने कहा कि जी आप क्यों बंटवारा कराना चाहते हैं, तो उन्होंने पानी रखा हुआ था, उन्होंने पानी गिलास उठाया, पिया आधा और रखा, और वहां जितने हिंदू बच्चे थे उनसे कहा बेटा ये आके, तुम कोई हिंदू बच्चे हैं, उन्होंने कहा ये, उनको भी पिएगा ये मेरा पानी, कोई नहीं पीने आया। उन्होंने मुसलमान सही। शागिर्द को कहा, स्टूडेंट को, वो भाग के आया, उसने कहा ये पीना मेरे लिए बाइसे फख्र है। उन्होंने कहा बिल्कुल बेटा सही तुम्हें कहा। फर्क समझ आ। उन्होंने उसी वक्त ऑन द स्पॉट लिटमस पेपर टेस्ट करके दिखा दिया कि हम दो मुख्तलिफ कौमें, और बिल्कुल। दो और कौमें हम इकट्ठे नहीं रह सकते, हम रह इकट्ठे रहे नहीं रह हैं सकते। लेकिन आज देखिए, इसके बाद भी हम इकट्ठे रह सकते हैं। एग्जैक्टली इसीलिए उन्होंने कहा था कि वी स्लॉटर अ काउ एंड अ हिंदू वर्शिप्स अ काउ। जबरदस्त।
हम कैसे एक छत के नीचे रह सकते हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, कर दिया। एक सवाल अक्सर मेरे ज़हन में आता है, किसी ने पूछा कि आप कौन सा निज़ाम अपने मुल्क में नाफज करेंगे, तो उन्होंने बयान जारी किया था कि मैं होता हूँ नया निज़ाम लाने वाला। ये निज़ाम तो इस्लाम ने हमें 1400 साल पहले भी दे दिया हुआ है, तो ये अल्फाज से होंगे। देखिए, ये वो बात है जो मोहम्मद अली जिन्ना के मुतालिक लोगों को पता नहीं है। लोग उन्हें सेकुलर कहते हैं और वो यकीनन सेकुलर थे, लेकिन सेकुलर के यहाँ जो हमारी ट्रांसलेशन की गई है वो लादीनी और बेदीनी की गई है, जबकि सेकुलरिज्म का मतलब लादीनियत या बेदीनियत नहीं होता। अलमिया ये है कि हमें वो चीजें समझाते हैं जिनकी खुद तालीम मुकम्मल नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि पार्लियामेंट में कितने लोग हैं जो मास्टर्स हैं, पीएचडीज हैं, या जिनके पास ऐसी डिग्रीज हैं जो वाकई उन्होंने कोई एडिशन किया है नॉलेज वर्ल्ड में, या कुछ डिस्कवर किया है, या कोई ऐसा काम किया हो। यानी अलमिया देखें, कौम के मसाइल को वो लोग हल करना चाहते हैं जो मसाइल खुद पैदा कर रहे हैं। हाँ, देखिए, मैं आसिम मुनीर साहब ने बड़ी अच्छी पिछले साल जंग लड़के हमें जिताई। ही प्रूव्ड कि ही नोज हिज जॉब। नंबर 2, जो बहुत जरूरी है, वो चाहते हैं चीजें ठीक हो। हम इससे भी बेहतर कुछ कर सकते थे अगर हमारे माशी हालात अच्छे होते। नरेंद्र मोदी ने हमसे ये कहा था, दुनिया को ये कहा था, ये तो फकीर हैं, भिखारी हैं, ये 3 दिन जंग नहीं लड़ सकते। तो उसे ये पता था कि हमारी माशी हालत कैसी है और किसकी वजह से है। ये फौज की वजह से नहीं है। अगर आप मेरी किताब जो मैंने लिखी है जिन्नाज व्हाइट कॉलर रेवोल्यूशन, उसके अंदर मैंने एक एनालिसिस दिया है 1949 से लेकर 2024-25 तक हर साल किस सियासी हुकूमत ने कितना पैसा हमारा चोरी किया। लेकिन कमाल की बात देखिए, फौज ने जितने साल 15 साल फौज ने जो एडमिनिस्ट्रेशन की है, आप उसे डिक्टेटरशिप के, प्रेसिडेंशियल सिस्टम के, कुछ भी कहें, लेकिन फौज ने जो की है 15 साल डॉलर एक पैसा नहीं हिला जी, एक पैसा। और यहां हमारा जब से पार्लिमानी निजाम हमारे ऊपर मुसल्लत किया है इन अनपढ़ सियासतदानों ने, तो हर रोज पैसा गिरता जा रहा है। भुट्टो ने जब 1972 में गैर आईनी तौर पे इंडस्ट्री नेशनलाइज की, तो डॉलर जो था वो 3 रुपए 47 पैसे से 9 रुपए एक रात में हो गया। बिल्कुल, पाकिस्तान की बर्बादी अगर मैं कहूं तो सियासतदानों ने की है। अच्छा, जब आर्मी चीफ साहब हमारे साथी दोस्तों से मिले तो उन्होंने ये वाज़ेह कहा, एक तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में ये मरूसी सियासत का खात्मा हो, और दूसरा ये जो अनपढ़ जिनको पता ही नहीं है पाकिस्तान के असल मसाइल क्या हैं, वो असेंबली में आके फैसले करते हैं, और ये नस्ल दर नस्ल सिस्टम चलता जा रहा है। कम से कम इसका तोड़ तो अब होना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दी है कि पार्लिमानी निजाम कायदे आजम का है। मुझे इतना अफसोस है, इनकी तालीमी काबिलियत और इनकी डिग्री का इसी से पता चल जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने जब लिखा फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसके नीचे लिखा डेंजर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जब अच्छा, ये पब्लिक नहीं हुआ अभी तक, ना हमारी किताबों में पढ़ाया गया। आपने बात की कि पाकिस्तान की अगर हम हिस्ट्री निकालें तो आधा टाइम मैं डिक्टेटरशिप को दे देता हूं, आधा इन सियासी हुक्मरानों को दे देता हूं। तो इन दोनों ने ही अगर देखा जाए तो डिक्टेटरशिप में कुछ अवाम को डिलीवर हुआ, क्योंकि वहां एक बंदा फैसले करने वाला था। अच्छा, देखिए, मैं आपसे एक बात अर्ज करता हूं जो बहुत जरूरी है, और ये मोहसिन नकवी साहब को और फील्ड मार्शल साहब को पहुंचा दीजिए, और वो ये है कि अगर वो मेरी आईनी दरखास्त सुन लें, CM अपील 149/2022, मैंने अभी अदलिया को खत लिखा है, मोहसिन नकवी साहब को खत लिखा है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, इन दोनों हजरात को और सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को लिखा है, और फील्ड मार्शल साहब को कॉपी किया है लेटर। मैंने
डॉक्टर साहब रुके रुके रुके, यहाँ रुके। आप मुझे जरा थोड़ा सा पीछे जाएं। आप मुझे बताइए कि आप तो एक अरसे से सदारती निजाम के नफाज के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अब जो इस टाइम सदारती निजाम के लिए हमारे फील्ड मार्शल साहब ने तहिया कर लिया कि पाकिस्तान में इसका नफाज हम करके रहेंगे, आप उसके लिए कह रहे हैं कि आपने जो तरीकाकार अपनाया था उसी तरीकेकार को वो फॉलो करें, क्योंकि उन्होंने पहले कहा कि हम सहाफियों के सवालों जवाब में उन्होंने कहा कि मैं रेफरेंडम कराऊंगा, उसके बाद तरमीम के जरिए हम पाकिस्तान में सदारती निजाम लेकर आएंगे। अब आप मुझे बताइए कि आपके पास इसके लिए क्या लाहे अमल है? मैं आपको जो रास्ता बता रहा हूं उसमें कोई पैसे खर्च नहीं होंगे, रेफरेंडम की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक डिसीजन बता रहा हूं जो पहले मैंने जब 2003 में मेरी एक एप्लीकेशन मैंने जमा की थी, सीएम अपील 130 ऑफ 2020, यानी 2020 में मैंने एक अपील जमा कराई थी। उसकी हेयरिंग जो थी वो जो उमर बंदयाल साहब थे, 3 मेंबर बेंच था, और उमर बंदयाल साहब थे, मंसूर साहब थे और एक और साहब थे। और उनको मैंने जब ये कहा तो उन्होंने कहा कि जी आर्टिकल 48 के तहत प्राइम मिनिस्टर कैन प्लेस कैन टेबल अ रेजोल्यूशन फॉर रेफरेंडम। तो मैंने उनसे कहा कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जब प्राइम मिनिस्टर जो है वो एमएनएज पार्लियामेंटेरियन से पूछेगा कि क्या मैं रेफरेंडम करा लूं पार्लिमानी निजाम खत्म करने के लिए और सदारती निजाम के लिए, तो क्या वो इसके ऊपर वोट देंगे? कभी भी वोट नहीं देंगे, बिकॉज इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसीलिए तो मैं सुप्रीम कोर्ट में गया था। लेकिन अफसोस ये है कि हमारी अदलिया, जिसका नंबर 130वां है 142 मुल्कों के अंदर, वो अपने आप को पता नहीं क्यों इतना काबिल समझते हैं कि जबकि तमाम फैसले उनके गलत होते हैं। यानी मैं उनको बता रहा हूं कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन जस्टिस साहब को ये बात समझ नहीं आ रही। अभी पिछले दिनों जो जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब थे, ये तफसीली जवाब हो गया ना। मैं इसको कहता हूँ डिजिटल मीडिया पे जवाब होते हैं। क्या लग रहा है आपको और ये कैसे है? आपकी आवाज बहुत कट रही है, मुझे बात नहीं समझ आई। ओके, मैं कह रहा हूँ कि अब शॉर्ट सा बताइएगा इसका सोल्यूशन। अगर अदालत है तो इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि वो इनके कंट्रोल में है। जब आपके ऊपर एक ताकतवर शख्स बैठा हो, वो अपने जोर जबरदस्ती से फैसले करवा रहा हो, तो उसमें ये फैसला करवाना उसके लिए कौन सा मुश्किल है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अदालत के अंदर सबसे पहली बात ये साबित करनी है, हम आर्टिकल 2A के ऊपर गेम खेल रहे हैं। आर्टिकल 2A हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फाउंडेशन है, करारदाद मकासिद जिसे कहते हैं। करारदाद मकासिद की रूह से, करारदाद, मैं दोबारा कह रहा हूं, करारदाद मकासिद की रूह से पार्लिमानी निजाम चलाया जाना शदीद आईनी जुर्म है। मैं इस जुर्म की निशानदेही करते हुए सुप्रीम कोर्ट में गया हूं। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को वो चैम्बर मीटिंग में खारिज नहीं कर सकते, जो जमाल खान मंदुखेल ने 2 दिसंबर 2024 को खारिज कर दी। मैं वहां पे यहाँ पे था, मुझे सैटरडे मॉर्निंग को पता चला कि मंडे को मेरा केस है, हियरिंग है। मैं यहां से पहुंचा स्ट्रेट सीधा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। डॉक्टर साहब, ये पुरानी बात है ना, तो सिस्टम और था ना डॉक्टर साहब, तब तो कोई मानने को तैयार ही नहीं था। अब जब फील्ड मार्शल ने कह दिया, अब आप दोबारा रेट पिटीशन करें, दोबारा उस चीज के ऊपर आप अमल करवा सकते हैं ना। आज लोहा गर्म है, पहले तो इसके ऊपर बात करना भी जुर्म था ना। दोबारा की जरूरत नहीं है, वही अपील सुनी जाएगी, क्योंकि वो गैर आईनी तरीके से खारिज की गई है चैम्बर मीटिंग में। आइन जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, वो कानून ये कहता है कि वो हियरिंग होगी बेंच के अंदर, लिहाजा वही अपील अभी भी जिंदा है। उसके अंदर सिर्फ आप जैसे भाइयों ने सीएम अपील 149/2022 का के अंदर फरीक बनना है, या सुप्रीम कोर्ट को मैंने जो खत लिखा है चीफ जस्टिस को, दोनों चीफ जस्टिस को, यह उनकी आईनी जिम्मेदारी है
कि वो मेरी उस अपील को सुनवाएं, क्योंकि उसके अंदर पाकिस्तान की बका है। उससे हमारा रेफरेंडम का खर्च किया हुआ पैसा, हमारे पास पैसे नहीं है, हम रेफरेंडम में जाएंगे, पैसे खर्च होंगे। तो डॉक्टर साहब, क्या नई आईनी तरमीम के जरिए भी सदारती निजाम लाया जा सकता है? नहीं, आईनी तरमीम के जरिए लेकर आप आएंगे तो लोग आपको, आपके ऊपर तनकीद इस बात की करेंगे कि ये जबरदस्ती सारी आईनी तरमीम करवा रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। जब आप देखें ना, जब आप एक गोली से मार सकते हैं किसी को, तो आप उसके लिए तोप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? आप क्यों अपने लिए बदनामी समेट रहे हैं? एक सिंपल सा केस है, एक पाकिस्तानी शहरी ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जमा कराई है, उसका केस सुनिए। और जब ये केस जो है, देखिए, जिस तरह भुट्टो से अल्लाह ताला ने शराब जो है वो पाकिस्तान में बैन करवा दी, लिहाज इसी तरह से ये जो काजी फायद ईसा थे, इन्होंने एक, जितने भी काम इन्होंने बुरे किए, एक अच्छा काम जिंदगी में शायद इन्होंने ये किया कि लाइव टेलीकास्ट किया केस को। जब ये केस लाइव टेलीकास्ट होगा, पूरे पाकिस्तानियों को पता चलेगा कि मोहम्मद अली जिन्ना की वसीयत जो थी, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल वसीयत लिखी थी, प्लीज इस प्रोग्राम के साथ अगर वो चला सकें, जिसपे हेडिंग ही ये है, फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। मैं जानना ये चाहता हूं, पाकिस्तान की तारीख में मोहम्मद अली जिन्ना से बेहतर कोई वकील पैदा हुआ है या नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो मोहम्मद अली जिन्ना ने लिखा है डेंजर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरी लाइन में लिखा है प्रेसिडेंशियल सिस्टम मोर सूटेड टू पाकिस्तान। मोहम्मद अली जिन्ना की 3 वसीयतें हैं, सारे पाकिस्तानी सुन लें। मुझे, मैं अगर आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं तो ये आपने कहा, मुझे 3 वसीयतें बताने दें आधे मिनट में। पहली वसीयत डेंजर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरी वसीयत प्रेसिडेंशियल सिस्टम मोर सूटेड टू पाकिस्तान, वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम जिसके अंदर हुकूमत को खसारे का बजट पेश करने की इजाजत नहीं है, और ये मैं प्रूफ करूंगा ये कैसे आई है। तीसरी वसीयत बिला सूद निजाम जल्द अज जल्द राइज करो। मैंने ये कहा है अपनी किताब में भी और अपने लेटर में भी कि अगर मोहम्मद अली जिन्ना की ये 3 वसीयतें नाफिज की जाती हैं और मुझे एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानर पाकिस्तान की पॉलिसीज बनाने दें, तो मेरी पॉलिसीज कुरान के मुताबिक होंगी, आइन के मुताबिक होंगी, इंसानी हुकूक के मुताबिक होंगी, कोई इनसे इख्तिलाफ नहीं होगा। लेकिन मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं अपनी क्वालिफिकेशंस और अपनी एक्सपीरियंस की बुनियाद पे और अपने तजुर्बे और रिसर्च के बुनियाद पे कि 90 से 180 दिन में पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी। और अगर नहीं हुई तो मैं जुर्माने के तौर पे अपने आधे असासे पाकिस्तान के शहीदों को दे दूंगा। अगर कोई भी आपको पाकिस्तान में ऐसा शख्स मिले जो अपने असासों के अगेंस्ट आपकी खुशहाली और बेहतर मुस्तकबिल की जमानत दे रहा हो, तो मैं उसकी मदद करने को तैयार हूं। लेकिन डंडे जबरदस्त और डंडे गोली से काम नहीं चलता। ये मुल्क है, बादशाहत नहीं है, ये जमहूरियत है, ये पाकिस्तानियों की अमानत है सारा का सारा मुल्क। इसको कोई चोर उचक्के ले जाके अपनी अयाशी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें इसको रोकना होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने सादा अल्फाज में बता दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो पाकिस्तान में एक ओपन डिबेट रख ले, जिस तरह आपने कहा लाइव उनकी कवरेज होती रही है काजी फायजा के दौर में। तो अगर ये पूरा एक पैनल बैठता है जजेस का, और ये बैठ कर इस पूरे जो सदारती निजाम के ऊपर डिस्कशन करें, राय लें, तो फिर यही ऑर्डर कर दें, तो फिर जाके पार्लियामेंट से पास होगा, तरीकाकार क्या होगा? पार्लियामेंट तो एक गासिब है भाई, पार्लियामेंट इज नॉट अ डेमोक्रेसी। मोहम्मद अली जिन्ना ने जब कहा डेंजर्स ऑफ पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो अब जरा 1 मिनट में समझ लीजिए ये किस तरह से डेमोक्रेटिक है। सर टॉपिक से हटना जाया करें ना, सवाल का जो सवाल हो वही जवाब देना। पार्लियामेंट हैज गॉट नथिंग टू डू विद इट। ओके, अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला जारी कर देता है, सर सुप्रीम कोर्ट फैसला कैसे जारी कर सकता है? अगर वो कर भी देता है तो इंप्लीमेंट कौन करवाएगा? ये पाकिस्तान का आइन है। इस पाकिस्तान के आइन में करारदाद मकासद, जो कि आइन की बुनियाद है, उसमें लिखा हुआ है वेयर इन
the independence of the judiciary shall be fully secured. कोई आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट के नीचे या फौज के नीचे नहीं दे सकती। ये झूठ बोलते हैं। ओहो डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हैं आप? अभी इन्होंने एक आईनी तरमीम के जरिए एक आईनी अदालत बना दी और सुप्रीम कोर्ट के वैसे ही पर काट दी। सुप्रीम कोर्ट है कहाँ पे? और भाई आईनी अदालत फैसला करेगी ना। कौन करेगा? ये आईनी अदालत फैसला करेगी। ये आईनी, देखिए मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि जब आपने जस्टिसेस को तनख्वाहें दे रहे हैं, तमाम जस्टिसेस को बिठा दें, मैं केस उनके सामने कौम का रखता हूं, वो खुद फैसला कर लेंगे कि मैं दुरुस्त कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। चले मैं अगर आपकी बात का मतलब समझा हूं तो इस वक्त फील्ड मार्शल साहब जो पूरे इस निजाम को कंट्रोल कर रहे हैं और हमारी अदलिया क्या, हमारी पार्लियामेंट क्या, कोई भी उनके आगे टस से मस नहीं हो सकती। तो अगर वो ही फैसला कर चुके हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले की बुनियाद के ऊपर वो सदारती निजाम नाफज कर सकते हैं। उन्हें कोई किसी किस्म की आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपके सवाल का जवाब समझाऊं तो हाँ, उन्हें पार्लियामेंट के पास जाने की और आईनी तरामीम करवाने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ इस केस को देखिए, मैंने कहीं ये नहीं कहा कि आइन को जो है वो कैंसिल कर दें या एब्रोगेट कर दें, मैंने नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूं कि आइन के मुताबिक चलें। जब आइन के मुताबिक चलेंगे तो आइन जब आपसे ये कह रहा है कि अदलिया आप पार्लियामेंट के नीचे नहीं होगी, इंडिपेंडेंट होगी, तो पार्लियामेंट जो है आज तक, मेरा ये सवाल है तमाम पार्लियामेंटेरियन से और पाकिस्तानियों को जगाना चाहता हूं कि मैंने इनको कहा था ग्रैंड डिबेट करें। मुझे सारे के सारे सियासतदान जो हुकूमत में रहे हैं वो आके मुझे बस इतना बता दें कि इन्होंने आज तक जितनी भी लेजिस्लेशन की है उसमें पाकिस्तानियों की खैर ख्वाही के लिए क्या किया। इन्होंने सिवाय अपने जराइम को इन्होंने सिवाय अपने जराइम को लीगलाइज किया है। नैब लॉज जो बनाए हैं, प्ली बार्गेन लॉ, उसमें यह है कि अगर एक सियासतदान चोरी कर लेता है तो कोई बात नहीं है, उसे कहो कि जी 10% दे दो, 90% चोरी हलाल है। ये इतने बेगैरत हैं हमारे सियासतदान। साहब ये इशू तो है ना, ये तो चलते जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं सदारती निजाम के नाफज होने के बाद ये मसाइल नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे। उसकी वजह यह है कि आपको मैंने पहले भी अर्ज किया है, सूबे मत बनाइए। सूबे बना चार, पहले पाकिस्तान 2 हिस्सों में था लेकिन एक सूबा था, एक गवर्नर जनरल था। इन्होंने उसको पहले 4 हिस्सों में तकसीम किया, अब 32 हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं। ये वही रियासतें बनाना चाहते हैं जो छोटी छोटी सी प्रिंसली स्टेट्स होती थी। मत तकसीम करें पाकिस्तान को। पाकिस्तान एक एंटिटी है। आर्टिकल 2A के करारदादे मकासद के तहत तमाम पाकिस्तानी एक कानून के तहत रहेंगे, किसी सूबाई कानून के तहत नहीं रह सकते। भाई आप 8वीं तरमीम की बात करते हैं, डॉक्टर साहब 8वीं तरमीम की बात आप करते हैं सर। यहाँ पर तो फिर आप जो फील्ड मार्शल का विजन है, आप उसके एंटी चले जा रहे हैं। सदारती निजाम की हद तक तो आप उनसे मुतफिक हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि इसके अलावा 20 से 50 सूबे बनने चाहिए। सर सूबे बनने चाहिए। भारत में क्या, ईरान में क्या, किसी मुल्क में देखा जाए तो सूबों की अब गुंजाइश बनती है। पाकिस्तान की आबादी 8 करोड़ से आज 25 करोड़ हो चुकी है, तो सूबे क्यों नहीं बनने चाहिए, मुझे ये बताएं। चले ये लंबी डिबेट है, पहले हम बात कर लें सदारती निजाम की। सर इसके लिए नया सेशन रख लेते हैं। मैं अभी सदारती निजाम के ऊपर रहता हूँ। अब अगर सदारती निजाम आता है, ठीक है, तो ये सदारती निजाम कौन सा आएगा? क्या ईरान का आएगा, तुर्की का आएगा, या चाइनीज सदारती निजाम होगा? ये कौन सा आपके पास आइडिया है? मेरे पास ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है। आपको डोंट हैव टू री इन्वेंट अ व्हील। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स आपके पास डिस्ट्रिक्ट्स मौजूद हैं, वहां पे यूनियन काउंसिल मौजूद हैं। आप यूनियन काउंसिल से बेसिक डेमोक्रेसी शुरू कीजिए, डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट के मसाइल को हल कीजिए, पूछिए क्या प्रॉब्लम्स हैं, वहां से सेंटर के अंदर प्रेसिडेंट के पास भेजें कि जी ये चीज आई है, सेनेट उसके डिस्कस करे, प्लानिंग कमीशन उससे डिस्कस करे किस डिस्ट्रिक्ट में क्या डेवलपमेंट करानी है।
तो आप काम करेंगे। आपको सूबों की, प्रोविंशियल असेंबलीज की, पार्लियामेंट की उस तरह से जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है उनकी। आज तक इन्होंने हमारा कौन सा फायदा किया है जो हम बिला वजह पार्लियामेंटेरियंस को तनख्वाहें देते रहें? ये सरकारी नौकर हैं। इन सरकारी नौकरों ने हमारे पैसे को चोरी कर लिया है। अगर अब एक आप कह रहे जस्टिस हैं जमाल हमारे खान यहाँ मंजूर थे सवाल तो की कोई जरूरत एक नहीं है, मिनट, ना सिंध असेंबली हो। सर आपका मतलब है कि ये असेंबलियों की जरूरत ही नहीं है, एक ऊपर सदर हो और नीचे उसके गवर्नर्स हों और इसी तरह पूरा निजाम चले। असेंबली का मकसद होता है आम आवाम की रिप्रेजेंटेशन वहां पे हो और उनके मसाइल हल हो। बिल्कुल मेरा सवाल ये है, क्या इन असेंबलियों ने आज तक हमारे मसाइल हल किए? नहीं, उन्होंने अपने मसाइल हल किए। जब नहीं किए तो फिर हमें इनकी जरूरत क्या है? जब मैं उसके बगैर आपको बेसिक डेमोक्रेसी के थ्रू ठीक करवा के दे रहा हूं सारा मामला। इन्होंने तो ये तो स्कूल कॉलेज नहीं गए, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाएंगे? इन्हें समझ क्या आती है? मैं देखिए, आई हैव डन माय इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग। मेरे असातिजा ने चाइना को डेवलप कर रहे थे, वो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट्स ने मुझे पढ़ाया है। मैंने सीखा है चीज कैसे होती है। बिलासूद निजाम के ऊपर मेरी पीएचडी रिसर्च है जो मैंने तो मैं बहुत वो तमाम चीजें जब भी तीनों प्रोग्राम आपके तीन साथ होता है, वसीयतें शायद सर डॉक्टर साहब छोड़ दें, तीन जब भी मेरे आपके साथ प्रोग्राम होता है तो हमारे यहाँ देखा जाए तो लोग छोटी बात को समझ भी लेते हैं, डिटेल से नहीं समझ पाते। बहरहाल तफसीली बात हुई है। अब आप ये चाह रहे हैं कि आपके पास इसका ज़ाब्ता पूरा लाहे अमल है और ये पूरा रेफरेंडम लाए। या आइन की जरूरत ही नहीं है। आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह ये पूरा का पूरा निजाम इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है, तो अगर पाकिस्तान में एक सदारती निजाम आ जाता है तो पाकिस्तान के ये अखराजात, पार्लियामेंट और ये असम्बलियां, सेनेट, ये सब कुछ खत्म हो जाएंगे और उसके जो समरात हैं वो आम आवाम तक पहुंचेंगे और नीचे बदयाती सतह पर आवाम को उसका फायदा पहुंचेगा। ऐसा ही है सर? दैट्स राइट, एब्सोल्युटली चलें, राइट। बहुत शुक्रिया। हमें इनको एक पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह।